चल जाएगा इतने में। ठीक है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, है ना, इसके बारे में देखना है। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आप लोग जान रहे हैं शुरू से, ठीक है। तो एल्केन्स हैं और एरीन्स हैं, है ना। एल्कीन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एल्किन्स नहीं हो सकते, एल्किन्स भी हो सकते हैं, एल्काइंस भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन हमको जो पढ़ना है वो है एल्केन्स, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। हेलो एल्कीन भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक एल्केन है CnH2n+2, ये एल्केन का जनरल फार्मूला होता है ना। इसमें आप CH4, C2H6 ये सभी फिट होते जाएगा, ठीक। तो ये जनरल फार्मूला है। अब यहाँ से जब हम इस हाइड्रोजन से 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो क्या बनेगा, यहाँ से -1 हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या बनेगा, CnH2n+1 बनेगा, ये बनेगा। ये 2 था, उसको हमने रिमूव कर दिया। अब ये जो 1 हाइड्रोजन रिमूव हुआ है उसकी जगह पे अगर हम हेलोजन ग्रुप लगा दें, ठीक है, उसकी जगह पे क्या लगा दें, हेलोजन ग्रुप, तब इसको क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन्स बोलेंगे, ठीक है। तब इनको क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो हेलो एल्केन, देखिए ये हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए अलग अलग मेथड है, वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखेंगे, लेकिन ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो यही रहेगा कि आपको क्या करना है, एल्केन अगर दे दिया गया है तो वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करना है और उसकी जगह पे हेलोजन लगाना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार एल्केन ही दिया जाए, कभी हो सकता है अल्कोहल दिया जाए, है ना। जैसे इसी में मान लो यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपको दिया CN, है ना, H2n+1 OH दे दिया है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस OH को रिप्लेस करना है, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह पे OH जुड़ा हुआ है इसमें, ठीक है। तो इस OH को रिप्लेस करना है किससे, X से। तो यहाँ पे क्या होगा, -OH + X, मेथड अलग रहेगा, ठीक है, लेकिन एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट में आपको यही करना रहेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, CnH2n+1 X हो जाएगा। तो हेलो एल्केन ऐसे आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये हेलो एल्केन हो गया, क्लियर हो गया बात कैसे बनेगा। एरीन्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एरीन्स। एरीन्स मतलब बेंजीन रिंग के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग में कल आपको बताया था मैं कि बेंजीन रिंग में क्या होता है, C6H6 फार्मूला होता है और अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हमको दिखाई देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें अगर हम हेलोजन जोड़ दें, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट बेंजीन रिंग से ही जुड़े, ठीक है, यहाँ पे बेंजीन रिंग से जुड़ने वाला है तो इसको हेलो एरीन्स बोलेंगे हम लोग, ठीक है। कभी हो सकता है कि ऐसा बेंजीन रिंग रहे और इस बेंजीन रिंग के साथ कोई दूसरा CH2 ग्रुप जुड़ा रहे और उसके साथ हेलोजन जुड़ा रहे, ठीक है। ये बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा, ये एरिल हैलाइड कहलाएगा और ये बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। नाम लिखते चलिए आप लोग किसको क्या बोलेंगे, बाद में कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, एराइल हैलाइड कहलाएगा, एराइल ARYL हैलाइड, एराइल हैलाइड, ठीक है। और ये बेंजाइल हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, हो गया, इरेज करें। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्केन हेलो एरीन्स क्या होगा, ठीक है। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं कि कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, टाइप्स लिख लीजिए यहाँ पे। तो पहला जो टाइप हमको यहाँ पे देखना है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप्स, ठीक है। पहला क्या है,
फर्स्ट टाइप हम यहाँ पे देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ एक्स ग्रुप। ठीक है जी, नंबर्स ऑफ एक्स ग्रुप के हिसाब से कितने टाइप के हो सकते हैं। तो अब देखिए आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपके पास है CH3X, यहाँ पे एक हेलोजन ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग मोनो हेलो बोलेंगे। वन मीन्स मोनो, ये तो सभी जान रहे हो ना, मोनो हेलो एल्केन्स, ये एल्केन है। ठीक है, ऐसे ही पूरा चेन भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH2X, ये भी क्या है, मोनो हेलो एल्केन की कैटेगरी में आएगा। नेम किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा चीज़ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पर एक है तो मोनो, ऐसे ही अगर दो हैं तो किसी चेन में मान लीजिए दो है, यहाँ पे हम एक और लगा देते हैं, यहाँ पे एक और ऐसा फिट कर देते हैं, अभी दो ग्रुप हो गया हेलोजन के, तो क्या बोलेंगे, इसको डाई हेलो बोलेंगे। ठीक है, वन है तो मोनो, टू है तो डाई, तीन रहेगा तो ट्राई, ठीक है, चार रहेगा तो टेट्रा। ये तो आना चाहिए आपको काउंटिंग, लैटिन काउंटिंग है ना, कम से कम 10 तक आपको, 10 तक आपको पता होना चाहिए। 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। ठीक है, तो ये आना चाहिए, है ना। नहीं आता है तो लिख देते हैं यहाँ पे, इधर लिख दें क्या, यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, है ना। इसको कभी कभी बाई भी लिखा जाता है। ठीक है, जनरली डाई लिखते हैं, कहीं कहीं पे बाई लिखा रहता है। IUPAC नॉमेनक्लेचर में कहीं कहीं पे 20 का भी यूज़ होता है, वो हम आगे के क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, आगे के चैप्टर्स में है वो। 3 है तो ट्राई, TRI रहेगा ना, ट्राई। ठीक है, ट्रिस भी बोलते हैं, अलग है वो। ठीक है, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, है ना, 7 के लिए हैप, ठीक है, और 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, एंड 10 के लिए डैक का यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, डैक का यूज़ किया जाएगा। तो इस तरीके से ये कम से कम आपको 10 तक याद होना चाहिए, आपका बोर्ड लेवल का एग्ज़ाम निकल जाएगा इतने में। ठीक है, और इससे ज़्यादा के लिए फिर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इससे ज़्यादा आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्स ग्रुप। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ऑन द कार्बन टू विच हेलोजन ग्रुप इज अटैच्ड। ठीक है, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp और sp3 और sp2 के बारे में ही देखना है, sp के बारे में नहीं देखना है, ट्रिपल बॉन्ड्स वाले का नहीं देखेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं sp3cx बॉन्ड के बारे में। मतलब ऐसा कंपाउंड है ना, इसमें आप लोग कंप्लीटली इसको लिखेंगे, कंपाउंड कंटेनिंग sp3cx बॉन्ड। ठीक है, कंपाउंड कंटेनिंग sp3cx बॉन्ड, ये आप कंप्लीटली इसको लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला देखिए क्या आएगा, फर्स्ट इसमें आएगा हेलो एल्केन, जो अभी देखे हम लोग, हेलो एल्केन। ठीक है, तो हेलो एल्केन कितने टाइप के होते हैं, हेलो एल्केन कितने टाइप के होते हैं, तो हम उस कार्बन के बारे में देखेंगे, है ना, जिससे ये हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये अपने पीछे और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके बेसिस पे ये 0 डिग्री बोल सकते हैं अपन उसको, हालांकि मिथाइल बोला जाता है, लेकिन आप 0 डिग्री से उसको समझिएगा। ठीक है, तो ये 4 टाइप के हो सकते हैं। पहला देखिए यहाँ पे
ये हो गया C, है ना। अब इससे जुड़ा है हेलोजन, और ये अपने पीछे एक भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, तीनों क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हेलोमीथेन, ठीक है, या मिथाइल हैलाइड, ठीक। हेलोमीथेन या मिथाइल हैलाइड IUPAC नॉमेनक्लेचर में अभी देखेंगे कि कौन सा कॉमन नेम होता है, कौन सा IUPAC नेम होता है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। इसको आप बोल सकते हो 0 डिग्री, ठीक है। बुक लैंग्वेज में 0 डिग्री नहीं लिखा हुआ है, आप अपने समझने के लिए इसको बोलेंगे कि ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री इसलिए क्योंकि ये कार्बन अपने पीछे और किसी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, एक ही कार्बन है, तो ये 0 डिग्री, ठीक। दूसरा है, ये देख लेते हैं हम यहाँ पे, एक तो हो गया ऐसा, ये हो गया CH3, ठीक है, और ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, और इससे जुड़ा है हेलोजन। अभी यहाँ पे देखिए, वो ये sp3 कार्बन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। ये कार्बन भी अपने चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कहीं पे भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है। ये भी sp3 है, ये दोनों sp3 होंगे, ठीक। अभी देखिए, ये कार्बन अपने पीछे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है जी। प्राइमरी को इंडिकेट किया जाता है 1 डिग्री से, ये, ठीक है। तो ये प्राइमरी हेलोएल्केन हम लोग इसको बोलेंगे, क्योंकि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो अपने पीछे सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्राइमरी जो है वो मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम क्या, ऑलवेज मान लो, टर्मिनल ही होता है, ग्रुप जो है वो टर्मिनल होता है। ये टर्मिनल हैंड हो रहा है यहाँ पे, टर्मिनल मतलब समझते हो ना, ठीक, ठीक है। तो ये प्राइमरी हो गया। इसमें और हो सकता है, जैसे देखिए, यहाँ पे हेलोजन इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, बीच वाले से, ठीक है। एंड दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ 2 मोर कार्बन्स, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे बना देता हूँ, है ना। हेलोजन जुड़ा है इस कार्बन से, एंड दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ 3 मोर कार्बन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्सरी। क्या टर्सरी से ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है, क्वाटर्नरी होने की पॉसिबिलिटी है, नहीं है, क्योंकि इसकी वैलेंसी तो 4 है और 4 से जुड़ गया वो, तो और कहाँ जुड़ेगा, ठीक है। तो क्वाटर्नरी होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, टर्सरी तक ही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इरेज करें। ये हेलो एल्केन हो गया, है ना। सेकेंड लिखिए इसी में, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। अच्छा, विनाइलिक एलाइलिक जानते हो ना क्या होता है, विनाइलिक कार्बन किसको बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन किसको बोलेंगे। चलिए देखिए बताता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड मतलब जैसे मान लीजिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, इसकी वैलेंसी इधर सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन हो गए। नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड मतलब ये वाला कार्बन, ये कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये दोनों sp2, ये दोनों sp2, ये sp3। अब हमारा तो टॉपिक sp3 CX बॉन्ड वाला है ना,
ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया CH2 और ये हो गया X, इसमें H जोड़ दो इधर, ये ऐसा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एलाइलिक कार्बन कहलाएगा। समझ में आ रहा है, ये क्या कहलाएगा, एलाइलिक कार्बन। अब यहाँ पे एलाइलिक कार्बन में हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो सकता है, कौन से कैटेगरी में आएगा ये, अपने पीछे कितने कार्बन से जुड़ा है, 1, तो कौन से लेवल का, कौन सा टाइप का है ये, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड। क्या सेकेंडरी और टर्सरी हो सकता है इसमें, नहीं हो सकता। अरे तो 2 हाइड्रोजन भी तो है, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 2 और कार्बन भी तो जोड़ सकते हैं हम, इसमें है ना 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और, तो पॉसिबिलिटी है ना 2 कार्बन और जोड़ा जा सकता है यहाँ पे, तो सेकेंडरी और टर्सरी भी हो सकता है, ठीक है। लिख लीजिए उसको, सेकेंडरी टर्सरी को जोड़ लीजिए अपने आप से, अगर जोड़ पाएंगे। क्या नहीं लिख पा रही है, दिखा कहाँ लिखी, तो बाकी लिखी ना, सेकेंडरी और टर्सरी बोला ना बनाने के लिए, बना सेकेंडरी और टर्सरी। इसी में सेकेंडरी बना, इसी में नहीं समझ में आ रहा है, देखिए इसको, देखिए है ना, सेम कंपाउंड पहले लिख रहा हूँ, है ना, H2C डबल बॉन्ड CH, इधर H है, ये है हमारा CH2 को ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, ये H, ये H, क्लियर है ना, इतना कुछ डाउट हो रहा है, ये H2 को मैं लिख दिया ऐसा, ठीक है। अब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, X, प्राइमरी था वो, ठीक है। आपको क्या करना है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे C जोड़ना है। अब इस C की वैलेंसी कितनी सेटिस्फाइड है, टोटल कितना होता है कार्बन का वैलेंसी, 4, कितना सेटिस्फाइड है, 1, कितने और जुड़ेंगे, तो 3 हाइड्रोजन और जोड़िए यहाँ पे, हो गया सेकेंडरी, हुआ सेकेंडरी, ठीक है। टर्सरी बनेगा, बनाइए, हुआ टर्सरी,
बना, बन गया ना, तेरा बना नहीं बना, देख यहाँ से देख, यहाँ देख, ये हाइड्रोजन रिप्लेस करो बाई कार्बन, ठीक है। तो चलिए रिप्लेस कीजिए, यहाँ पे क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड जाएगा और यहाँ पे कार्बन, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी 4, कितना सेटिस्फाइड है इसका 1, तो 3 हाइड्रोजन और जोड़िए इसमें, हो गया टर्सरी, हो गया ना, ठीक है। इतना कॉमन सा चीज़ नहीं कर पा रहे हो, शुरुआत में ही बताया हूँ कि इसको कैसे रिप्लेस करना है आपको, है ना। रिप्लेस करने के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग अलग होता है, अलग अलग रिजल्ट है, लेकिन आपको एटलीस्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है वो तो क्लियर होना चाहिए कि वो कैसे आया, ठीक है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो गया, ये टर्सरी है अब, है ना, अब ये टर्सरी है, ठीक है। चलिए, तो ये तो ऐसे कंपाउंड है जिसमें sp3CX बॉन्ड अपने को देखने के लिए मिल गया। इसी में तीसरा एक और लिख लीजिए, थर्ड जो हम यहाँ पे देखेंगे sp3CX वाले बॉन्ड में, दैट इज़ बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। देखिए बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है, जैसे कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड इन द एलिफैटिक, अभी जो ओपन चैन हम देख रहे थे उनको एलिफैटिक बोला जाता है। एलिफैटिक एरोमेटिक तो क्लियर है, क्लियर है ना तुम लोग को, ठीक। ओपन चेन रहेगा तो एलिफैटिक, है ना। क्लोज चेन, और क्लोज चेन का मतलब ही एरोमेटिक होता है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके लिए अलग से हकल का रूल फॉलो करना चाहिए, लेकिन जनरली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर क्लोज चेन कंपाउंड, ठीक है। तो बेंजीन जो होगा वो एक टाइप का हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। मैं पूरा बेंजीन के पूरे कार्बन को देख के लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो ये हो गया बेंजीन, ठीक है। ये बेंजीन सभी में हाइड्रोजन है, C6H6 होता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है, C6H6। एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस कीजिए और इस हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे कार्बन जोड़ दीजिए, ठीक है। कार्बन जोड़ दीजिए। अब बेंजीन रिंग में जितने कार्बन है वो सभी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें सभी में डबल बॉन्ड है, तो सभी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये सिंगल बॉन्ड वाला है, तो ये क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, मतलब इसके 3 और वैलेंसीज होंगे ऐसा, ठीक है। इसमें क्या 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक कार्बन। समझ में आ रहा है, ये क्या है, बेंजाइलिक कार्बन। अब इसी में एक हाइड्रोजन को हमको क्या करना है, रिप्लेस करना है फ्रॉम हेलोजन, तो ये क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। ये कौन सा है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, प्राइमरी है, क्योंकि ये कार्बन अपने पीछे 1 कार्बन से जुड़ा है। क्या सेकेंडरी और टर्सरी हो सकते हैं, हो सकते हैं, आस्था हो सकते हैं सेकेंडरी टर्सरी, तो बना के दिखा, हो सकते हैं तो बनाइए। दिखाओ। ठीक है,
बना, दिखा। ये कौन सा है? सेकेंडरी है। तो इसका एक हाइड्रोजन कहाँ खा गई है? लगा उसमें नीचे। तो नोट्स के लिए फिर अलग से मेहनत करोगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जितने ज़्यादा बार लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। समझ में आ रहा है? जितने ज़्यादा बार लिख सकते हो, जितने ज़्यादा बार ड्रॉ कर सकते हो, उतना ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जितना आप इसको लिखने से बचोगे ना, उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीधा सा रूल है, लिख के प्रैक्टिस करना। रट्टा नहीं मार सकते आप, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी। बन रहा है आपका? बना आपका? नहीं बना? इसमें कार्बन लगाइए इस हाइड्रोजन की जगह पे, सेकेंडरी हो जाएगा, है ना। इसमें कार्बन लगाएंगे, दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 कार्बन लगा देंगे, टर्शियरी हो जाएगा। कहाँ समस्या आ रहा है? जो कार्बन लगा रहे हैं उसका वैलेंसी, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है हमेशा। उससे कम शो करेगा कब? ये इस कंडीशन में मल्टीपल बॉन्ड। तो कम शो नहीं कर रहा है, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 2 कार्बन्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो जा रहे हैं। आता है बात समझ में? यहाँ पे तो सेटिस्फाइड है पूरा। ठीक है। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन को हटाइए, कार्बन लगाइए, हो गया। अब वो जो बचा है उसका 3 हाथ और बना के उसमें हाइड्रोजन जोड़ दो, हो गया। कौन सा हुआ? कितने कार्बन से जुड़ा? अब ये एक इधर और एक इधर, 2 हो गया, सेकेंडरी हो गया। अब इसको हटाइए, फिर कार्बन लगाइए, अलग से लीक वहीं पे नहीं हटेगा वो। ठीक है। तो टर्शियरी हो जाएगा, आपका बन गया ना। ठीक है। तो ये बेंजाइलिक हैलाइड है, ये भी आपका हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है। बुक में दिया हुआ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। बुक में सिर्फ प्राइमरी दिया हुआ है। तो ये एक टाइप का देख लिए हम लोग sp3CX बॉन्ड वाले, है ना। दूसरा देख लेते हैं हम यहाँ पे sp2CX बॉन्ड वाले कंपाउंड, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में बी है आपका कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, पूरा लिखेंगे। ठीक है। कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, ये आपका पूरा स्टेटमेंट लिखिए और उसके बाद देखिए sp2CX बॉन्ड। sp2CX बॉन्ड मतलब क्या निकल रहा है कि हैलोजन जो है ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी वो जुड़ा हुआ रहेगा। आता है बात समझ में? देखिए कोई भी इसमें पहला देखते हैं अपन, एलाइलिक बता दिया ना आप लोग को, अभी विनाइलिक। ठीक है। विनाइलिक हैलाइड, तो ये जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन होते हैं ना, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो कार्बन होंगे, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? विनाइलिक हैलाइड। जैसे देखिए, अभी देखिए क्या बताया था मैं आप लोगों को, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो दोनों कार्बन दिखाई दे रहा है, ये दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? विनाइलिक हैलाइड, नहीं विनाइलिक कार्बन। ठीक है। हैलोजन जोड़ेगा तो हैलाइड कहलाएगा। ठीक है। विनाइलिक कार्बन हम इसको बोलेंगे। अब यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे क्या लगाना है आपको? ठीक है। विनाइलिक हैलाइड हो गया। अब ये समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं? एलाइलिक। और जो डबल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? विनाइलिक। क्लियर है? कंफ्यूजन में नहीं आना है। ठीक है। एलाइलिक मतलब नेक्स्ट, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट, उसको एलाइलिक। और जो डबल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है उसको विनाइलिक, एलिफैटिक के केस में। ठीक है। एलिफैटिक के केस में। बेंजीन के केस में एराइल बोलेंगे, सिंपल सा है। ठीक है। तो इसमें दूसरा लिख लीजिए,
एराइल हैलाइड। ठीक है, एराइल हैलाइड का मतलब बेंजीन के जो कार्बन होते हैं, ये सभी डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एराइल कार्बन बोलेंगे। C6H6 है, सभी में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है मान लो। ठीक है, चलिए जोड़ ही देता हूँ क्योंकि मानने में दिक्कत हो जाता है फिर। ठीक, अब इसमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन, कोई सा भी एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर दीजिए और उसकी जगह पे क्या कर दीजिए, हेलोजन जोड़ दीजिए। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, एराइल हैलाइड कहलाएगा जी। ये भी तो पढ़ना है हमको, हेलोएरिन्स इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, हेलोएरिन्स इन्हीं को बोलेंगे। ठीक है, तो बेंजाइल और एराइल ये दोनों में डिफरेंस है। जब कोई ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा रहेगा तो उसको एराइल बोलेंगे, है ना, और CH2 के हेल्प से जुड़ा रहेगा तो उसको बेंजाइल बोलेंगे। sp3 वाले में देखे हो आप उसको, देखो बेंजाइल हैलाइड पढ़े हैं ना, तो बेंजिलिक कार्बन किसको बोलेंगे, अगर इस ग्रुप इस रिंग से कोई कार्बन अलग से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजिलिक कार्बन बोलेंगे। और उससे अगर कोई जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा है, तो बेंजिलिक हैलाइड कहलाएगा वो। ठीक है, और डायरेक्ट अगर रिंग से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड बोलेंगे। क्लियर होता है बात, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ठीक है, तो ये टाइप इतने ही दिए हुए हैं। ठीक है, और इससे ज़्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। तो ये टाइप है, इसमें नंबर ऑफ हेलोजन्स हो सकता है, यहाँ पे एक है तो मोनो है, दो भी हो सकता है, डाई हो सकता है, ट्राई हो सकता है, हेक्सा तक हो सकता है, 6 हो सकता है इसमें। इन 6 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 6 यहाँ पे हेलोजन ग्रुप ऐड हो सकते हैं, 6 हेलोजन ग्रुप यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, तो हेक्सा तक हो सकता है, ये हेक्सा हैलाइड हो सकता है। क्लियर है। ठीक है, इसमें टेट्रा हो सकता है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है, इसी को इधर देख लो, यहाँ पे मैंने लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CHX, ये लिखा हुआ है। भाई ये भी तो हो सकता है कि यहाँ से हम एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे एक और हेलोजन जोड़ दें। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं विस डाई हैलाइड। ठीक है, विस, ठीक है, डाई हैलाइड, क्योंकि 2 हेलोजन है और डबल बॉन्ड में है तो VIC जुड़ जाएगा और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाई हैलाइड। ठीक है जी, ठीक है, तो ये नाम आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेंगे बार बार इसको लिख के कि नाम याद रह जाए और स्ट्रक्चर बन जाए। समझ में आ रहा है। ठीक है तो ये तो हो गया टाइप्स कि इनके क्या टाइप हो सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे CX का जो बॉन्ड है उसके नेचर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या होता है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अच्छा, फैजान का रूल याद है क्या? क्या होता है? दोनों होता है ना, मतलब मिक्स। क्या मिक्स? अरे वो तो उसके लिए है ना, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक कंपाउंड या फिर आयनिक कैरेक्टर इन द कोवेलेंट कंपाउंड, उसके लिए है वो फैजान का रूल। तो क्या बोलता है वो, किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ द केटायन एंड साइज ऑफ द एनायन, इस पे डिपेंड करता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो तुम लोग? पहली बार सुन रहे हो क्या? चलो ठीक है, ठीक है। तो फैजन का रूल थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में अगर रहे आपके तो आसानी से हो जाता है चीज़, और नहीं है ध्यान में तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि CX बॉन्ड का नेचर क्या है। तो ये हो गया C, बाकी उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ा हुआ है, उसको अभी ऐसे ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है मान लो, या दूसरे कार्बन जुड़े हुए हैं, जो भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमको तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उस बॉन्ड से मतलब है। ठीक है, माने हमको सिर्फ इस बॉन्ड से मतलब है। ठीक है, अब कल मैं तुम लोग को इंडक्टिव इफेक्ट बताया था, क्या बताया था? हेलोजन हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन
नेगेटिविटी देन द कार्बन, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। कल बताया था ना मैं आप लोगों को, ये अपनी ओर खींच लेगा, तो इस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। क्या आ जाएगा इस पर, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। समझ में आता है बात। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन दोनों अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते तो इलेक्ट्रॉन बीचों बीच होता, सिमेट्रिकल होता, दोनों से इक्वली डिस्टेंस में रहता, है ना, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखे रहते। लेकिन ये शिफ्ट किधर हो गया है, ये शिफ्ट हो गया है इधर, मतलब चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनबैलेंस्ड हो गया है, अनबैलेंस्ड हो गया ना। तो अनबैलेंसिंग ऑफ द चार्ज इन एनी बॉन्ड कॉसेस पोलराइजेशन ऑफ द बॉन्ड। क्या होता है, उसको पोलराइजेशन करता है। तो ये जो बॉन्ड है C और X का जो बॉन्ड है, दैट इज़ अ पोलर बॉन्ड। वो क्या है, एक पोलर बॉन्ड है, ठीक है। ये क्या है, पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड क्यों है, ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन एंड हैलोजन। हैलोजन और कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड पोलराइज्ड हो जा रहा है, ठीक है जी। बॉन्ड क्या हो जा रहा है, पोलराइज्ड हो जा सकता है। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड ये क्या होगा, पोलर बॉन्ड होगा, ठीक है। क्या होगा, पोलर बॉन्ड होगा। अब देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब एनायन है, मान के चल सकते हैं अपन, ठीक है। और ये केटायन अपन इसको मान सकते हैं अगर मानना चाहें तो। वैसे तो नहीं मानते, क्योंकि जब डिसोसिएट होता है तब का, क्योंकि आयनिक है नहीं, तो एनायन केटायन मानेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे अपन इसको, ये नेगेटिवली है इसलिए मैं उसको एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब भी देखिए फेजन के रूल के हिसाब से क्या होता है कि केटायन जितना छोटा रहे, है ना, और एनायन जितना बड़ा रहे, यही होता है ना, ठीक है। अभी देखिए क्या होगा, जो हैलोजन है, ये तो X मतलब हैलोजन। अब हैलोजन में कौन कौन सा आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। एस्टेटिन भी आता है, लेकिन छोड़िए उसको, आयोडीन तक अपने को लेना है। तो फ्लोरीन सबसे ऊपर में है और सबसे छोटा है साइज में, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होगा, ठीक है। अभी देखिए सबसे छोटा है ये, है ना, तो डिस्टेंस सबसे कम इसी का होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ मैं आप लोग को कल जब पढ़ा रहा था आपको बताया था कि बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स ऑन द साइज़। अब इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होगा, ठीक। बॉन्ड लेंथ कम है माने न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कम होता है, उसका भी रीज़न बताऊँगा मैं आप लोगों को, ठीक है। मतलब फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो कम होता है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कि फ्लोरीन हैज़ लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ इन द क्लोरीन, वाई, ठीक है। तो उसका रीज़न ये है कि फ्लोरीन बहुत छोटा है, ठीक है। इतना छोटा है कि इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास आ जाएंगे तो उनमें रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो वो दूर हटेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में भी सेम टू सेम होगा। यहाँ पे भी आप बुक में चार्ट बना हुआ है, देखिए उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ और डाइपोल मोमेंट ये दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला, हाँ, ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देखिए कार्बन फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट देखिए, कार्बन क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट देखिए। जनरली जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है, क्योंकि कार्बन तो सब में कॉमन होना है, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे अगर हम ले लें CF, ठीक है, अरे ये चल नहीं रहा है, C एंड F, ठीक है, C एंड Cl, C एंड Br, C एंड I, तो सब में कॉमन तो कार्बन है, तो हमको इसको चेंज करके देखना पड़ेगा, है ना। तो जब हम ग्रुप में, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा, पोलराइजेशन पावर डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन का क्लोरीन से कम होता है, उसका रीज़न क्या है कि फ्लोरीन बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन पास पास है, और
उसमें क्या हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है। इसलिए फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्लोरीन के रिस्पेक्ट में कम होता है। आप देख लीजिए वहाँ पे दिया हुआ है चार्ट में, ठीक है, ठीक है ना। तो चार्ट में आप इसको देख सकते हैं। आप क्लियर है बात। तो ये चार्ट में आप लोग इसको देखिए और आपको समझ में आएगा कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है फ्लोरीन से आयोडीन तक, ठीक है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। डाइपोल मोमेंट का बात अगर हम करें तो फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपनी ओर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, और इन सब में आयोडीन जो होता है वो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो सबसे कम अट्रैक्ट करेगा। तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में याद रखिएगा फ्लोरीन का कम होता है, रीज़न मैं 2 बार बता दिया, ठीक है, क्लियर हो रहा है बात। तो ये नेचर ऑफ द CX बॉन्ड। यहाँ से क्वेश्चन आपसे 2-3 तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे पूछा जाएगा। डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। वैल्यूज़ आपको याद नहीं करने हैं, वैल्यू रट्टा नहीं मानना है, वैल्यू उसमें ऐसा नहीं है कि आपको चार्ट को याद करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आएगा, डाइपोल मोमेंट पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो डाइपोल मोमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो डाइपोल मोमेंट, ऐसा MCQ में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे 2-3 कंपाउंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, CF ले लेते हैं ना, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे जियोमेट्री बना रहा हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कई बार फार्मूला ही दिया रहता है। इसका फार्मूला क्या होगा, CH3F होगा, ठीक है। दूसरा देखिए CHHFF, ठीक है। तीसरा देखिए चलिए अब यहाँ पे आपसे पूछता है कि सबसे जो ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा वो किसका होगा। ये दोनों का फॉर्मूला कॉमनली क्या होगा, CH2F2 होगा। 2 ठो जियोमेट्री है, 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, सीस और ट्रांस वाला कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब आपसे पूछता है, इन दोनों में पूछता है, मान लो कि CH3F एंड CH2F2 में किस में ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक। तो डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, इनके बॉन्ड्स पे डिपेंड करेगा, यही तो डाइपोल मोमेंट शो करेगा। यहाँ ही तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्टर्ब होगा, बाकी में नहीं होगा, ठीक है। बाकी में होता है लेकिन नेग्लिजिबल है, छोड़िए उसको, यहाँ पे होगा, ठीक। यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे तो 2 है, 2 बार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है, 2 बार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे का कंडीशन समझो, यहाँ का जो डाइपोल मोमेंट होगा इसका ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। फ्लोरीन की वजह से इधर डाइपोल मोमेंट शो करेगा, नीचे वाले की वजह से, ऊपर वाले की वजह से ऊपर शो करेगा। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना भाई। जैसे आप लोग वो फोर्स के लिए पढ़े होगे, बैलेंस्ड फोर्स हैं, 2 एक बीच में डिब्बा रख लो, है ना, और दोनों और इक्वल फोर्स है, उसको खींचो, कहीं जाएगा वो वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 0, ठीक है। इसका कुछ होगा लेकिन ओवरऑल तो 0 और ये दोनों मिला के इसका कम होगा कि नहीं होगा, इसका कम हो जाएगा, और इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। अगर इसके जगह पे मान लीजिए क्लोरीन होता, है ना, यहाँ पे आपसे पूछता CH3Cl, CH3F और CH3Cl किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, तो चार्ट में देखिए किसका ज़्यादा है, CH3Cl का है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन इतना छोटा है कि इलेक्ट्रॉन को रिपल्स कर देता है, ठीक, इसलिए क्लोरीन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछा जाए CH3F एंड CH3Br, यहाँ पे इन दोनों में किसका ज़्यादा है, CH3F का ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है ना और बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो इस तरीके से कंपैरिजन करने का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है।
बोर्ड लेवल में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जा सकता है। तो आप याद मत कीजिएगा वैल्यू कि इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है। आपको ये याद होना चाहिए कि इसका ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, ठीक है। उतना तो सफिशिएंट है असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए। अगर आपको पता है कि ये ज़्यादा ये कम है तो आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो ना उसको। अब पता ही नहीं है तो कहाँ से करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। क्लियर है? इसके बाद क्या दिया हुआ है दिखाओ। इसके बाद अच्छा नॉमेनक्लेचर भी बताना पड़ेगा ना आप लोगों को। चलिए ठीक है, थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। देखिए नॉमेनक्लेचर जैसे किसी के भी नेम में 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होता है ना। आपके नेम में कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। कैसे 2 पार्ट है? और मिस नहीं लगता है? मिस या मिसेज नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो 3 है ना, 3 पार्ट होता है, ठीक है। जो मिस या मिसेज या मिस्टर जो भी है, अदर जो भी लग रहा है मान लीजिए, ठीक है। तो वो क्या है? आपका प्रीफिक्स है। वो इंडिकेट करता है आपके जेंडर को और आपके क्या बोलना चाहिए, मतलब शादीशुदा होगी नहीं उसका स्टेटस, ठीक है, मैरिटल स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। और मेल लोगों में तो नहीं है, मिस्टर ही लगता है, ठीक है। शादीशुदा है तो भी और नहीं है तो भी, लेकिन लड़कियों के लिए है। तो एक होता है प्रीफिक्स, है ना, वैसे इसका भी प्रीफिक्स होगा, ठीक। एक होता है मेन नेम, ठीक है। जैसे ये मिस जो आपका लगा है ना, वो तो आपका जेंडर को बता रहा है कि आप लड़की हैं, ठीक है, और शादी नहीं हुआ है। उसके बाद आपका जो मेन नेम है वो क्या है? स्नेहा, ठीक है। मेन नेम क्या है? स्नेहा। अब अग्रवाल तो बहुत लोग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यूनिकनेस जो है वो स्नेहा है। तो आपका जो सरनेम है, जो सफिक्स है, वो क्या है? आपका अग्रवाल है। तो ऐसे 3 पार्ट होते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अगर हम किसी का नॉमेनक्लेचर करें तो वी सी 3 पार्ट्स, ठीक है। अब वो टाइप्स हम वहाँ पे देख लेंगे कि कौन सा प्राइमरी होगा और कौन सा सेकेंडरी होगा। अब जैसे देखिए, ये प्राइमरी सेकेंडरी के लिए मैं आपको बताऊं तो जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है ना, उसमें देख लोगे सरनेम अलग लिखाता है, उपजाति और जाति अलग लिखाती है। समझ में आता है? वैसा टाइप का है। सफिक्स में हम लोग देखेंगे 2 टाइप के अपने को दिखाई देता है, ठीक है। जो सबसे लास्ट वाला दिखाई दो, प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप के दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बेसिस पे आप नॉमेनक्लेचर कीजिएगा, आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। और IUPAC का पूरा रूल रट्टा मारोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। वो रूल रट्टा मारने का दिन ख़त्म, है ना। वो 11 में कर लेना था आप लोग को, हालांकि मैं तो 11 में भी नहीं कराया था इन लोग को, उसी रूल से पढ़ा दिया था। तो देखिए क्या क्या पार्ट बताया मैं नेम में। प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट, यही बोला जाता है ना, सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद रूट वर्ड जो आपका मेन नेम होगा, ठीक है, जो डिसाइड करना है। उसके बाद सफिक्स, तो 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्या क्या होता है। सब्स्टिट्यूएंट तो रूट वर्ड को और फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के बाकी जो कुछ है चैन में वो सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो क्या क्या हो सकते हैं? एल्काइल ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप हो सकता है। एल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसा लिखेंगे इसमें, ठीक। एल्काइल ग्रुप हो सकता है। और क्या हो सकता है? हेलो ग्रुप हो सकता है। हेलो मतलब मान लीजिए क्लोरीन है तो आप क्लोरो बोलेंगे, फ्लोरीन है तो फ्लोरो बोलेंगे, ठीक है। हमको इसी से काम है, इसीलिए मैं इसी को डायरेक्टली बता रहा हूँ। बाकी चैप्टर वाइज आपको अलग अलग बता दिया जाएगा, ठीक। और भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रूट वर्ड, तो रूट वर्ड हमको डिसाइड करना है कि चेन में कितने कार्बन हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे रूट वर्ड। मान लीजिए आपके चेन में 1 कार्बन है, C है खाली, तो इसको क्या बोलते हैं? मिथ, ठीक है। C2 है तो
इथ, C3 है तो प्रॉप, है ना, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो C5 के लिए पेंट, है ना, C6 के लिए हैग्स, ठीक है जी, 7 के लिए हैप्ट, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद प्राइमरी जो सफिक्स है ये इंडिकेट करता है कि ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो प्राइमरी सफिक्स में ANE एल्केन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक, ENE एल्कीन के लिए यूज़ किया जाता है और YNE एल्काइन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में चेन में जितने भी कार्बन हैं, चेन में जितने भी कार्बन हैं उन सब में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE जोड़ेंगे, कहीं पे भी अगर डबल बॉन्ड दिखाई देता है तो ENE और कहीं पे भी अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता है तो YNE। क्लियर, ठीक है। इसके बाद है ये जो सेकेंडरी सफिक्स, ये फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है तो OL जोड़ेंगे, एल्डिहाइड है तो AL जोड़ेंगे, कीटोन है तो ONE जोड़ेंगे, समझ में आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड जोड़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसके लिए मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, कभी टाइम मिलेगा मेरे को तो आप लोग उसको देख लेना। 11 में, हाँ 11 में ही है ये IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो हाँ नहीं, मैं इसको मेथड को बोल रहा हूँ, इसका डिटेल मेथड आपको वीडियो बना के डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इतनी ये 3 जो चीज़ें हैं, इन्हीं 3 चीज़ों से मिलके हमको नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है। क्लियर है। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, इसका डिटेल बहुत, जितने 13 टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। तो 13 टाइप में हमारा क्या क्या काम आ जाएगा, ये है ना, और क्या काम आएगा, इमीन्स काम आ जाएगा, ठीक है, ईथर काम आ जाएगा, ठीक है। और क्या बच गया, एल्डिहाइड हो गया, हाँ एमाइड, हाँ एमाइड है लेकिन नहीं के बराबर है, ठीक है, उसका नॉमेनक्लेचर में नहीं आता। मेनली नॉमेनक्लेचर ये दोनों का आता है, एल्डिहाइड और अल्कोहल का, बाकी का नहीं आता है, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए कैसे होगा, ये आप रूट वर्ड लिख लिए इसको। देखिए अब यूज़ दिखाता हूँ मैं आप लोग को कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले जो आपका काम है वो है रूट वर्ड को डिसाइड करना, ठीक है। रूट वर्ड डिसाइड करना कि उस कंपाउंड में कितने कार्बन जो है, मेन कार्बन चेन है, कितने कार्बन का चेन है, उसको आपको डिसाइड करना है पहले। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई कंपाउंड दिया हुआ है, इसको ऐसा कर लो, ठीक है। एक यहाँ पे मैं आपको अभी बिना सेकेंडरी सफिक्स का यूज़ किए बिना, सब प्रीफिक्स का यूज़ किए बिना इसको हम बनाते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे सबसे लंबा चेन कौन सा है। काउंट कीजिए कितने हैं लंबे चेन में, कितना रूट वर्ड कितना बन रहा है 5 बन रहा है। फिर से काउंट कर, ये 2 है ना, ये 2 है, ठीक है, C2H5 है। अभी कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। कितना बन रहा है आज था, तू बता, तू जितना बोलेगी मान लेंगे, चल बता। नहीं पता तो देख के काउंट करना है, काउंट कर। 6 हो रहा है, 6 है पक्का, चलिए तो 6 मान लेते हैं, है ना। है कि नहीं सर? अरे है 6 है, ठीक है, 2 3 4 5 6, ठीक है 6 है यहाँ पे। तो रूट वर्ड में आपके कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको, 6, ठीक। 6 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, हेक्स, तो हेक्स हो जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, अब रूट वर्ड के अलावा जो भी दिखाई दे रहा है वो क्या है आपका, सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये तो हो गया आपका मेन चेन और ये दोनों क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट को किधर लिखते हैं, प्रीफिक्स है वो,
इस पहले लिखना है, ठीक है। तो काउंटिंग किधर से चालू होगा? तो काउंटिंग चालू करने के लिए रूल आप लोग याद रखिएगा कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्सटीट्यूएंट लिस्ट डिजिट पे पड़े, लिस्ट नंबर पे पड़े, पास पड़े, ठीक है, उधर से काउंट करो। तो इधर से काउंट करो 1 2 3 4th कार्बन पे पड़ रहा है। इधर से काउंट करें तो 3rd में 2 तो यहीं पे है, 1 2 ये तो ये 2 है, ठीक है, और ये 3 पे पड़ रहा है। तो काउंटिंग किधर से चालू होगा? इधर से। 1 और 2 तो यहीं पे है, 2 कार्बन है ना, ठीक है। तो 1 and 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक। अब ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? तो मैं आपको एल्काइल बताया है ना। एक कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं? मिथ। तो IL जोड़ दो, क्या हो जाएगा? मिथाइल। क्या हो जाएगा? मिथाइल। तो कौन से नंबर पे है? 3 पे। कितना है? 2 ठो है। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको? 3 डाई मिथाइल, ठीक, हैग्स हो गया। अब हैग्स के लिए के बाद हमको अब सफिक्स जोड़ना है। आपने प्रीफिक्स लिख लिया, रूट वर्ड जोड़ लिया, अब उसके बाद आपको क्या लिखना है? सफिक्स जोड़ना है। तो सफिक्स के लिए तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, कोई और नहीं है, प्राइमरी सफिक्स से ही काम चल जाएगा हमारा। प्राइमरी सफिक्स में मैं क्या बताया था, अगर सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग कौन सा सफिक्स यूज़ करते हैं? ANE। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ANE, हेक्सेन, ठीक है। 2 3 डाइमिथाइल हेक्सेन। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक, क्लियर है। अब चलिए, अब देखते हैं जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड, ठीक है। आप इसका और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बनेगा? एक आध और देख लें। हाँ, अच्छा, नेम लिख के लाओगे? दे दूँ? चलिए फिर नेम लिख के ले आइएगा। इसको नाम लिख के ले आइएगा, ठीक है। इसका नेम लिख के ले आइएगा। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो क्लास 11 में दिया हुआ है उसको याद करना है आप लोगों को, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर द नॉमेनक्लेचर वहाँ पे दिया हुआ है। ये जो लिस्ट बना हुआ है, पेज नंबर बता दो। तुम्हारे पास NCERT है कि नहीं है? उधर ही है वो लिस्ट। अरे वो तो है, ये तो हाँ, NCERT है आप लोगों के पास? नहीं है? नवबोध प्रबोध में तो खोजना पड़ेगा मेरे को भी। नवबोध प्रबोध में भी दिया होगा, उसका फ़ोटो खींच लेना, दिखा देना उसको, आप लोग फ़ोटो खींच लीजिएगा उसका, ठीक है। 2 हो गया, उसको याद कर लेना है, ठीक है। ठीक, ये नाम, ये 3 का आप नॉमेनक्लेचर करके लाइएगा। ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। ये तीनों का आप नॉमेनक्लेचर करके लाइएगा, क्या होता है देखेंगे। देखिए, बेस अगर ख़राब है ना तो ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा टफ़ लगेगा, ठीक है। और टफ़ लगता है तो उसका फिर क्या सॉल्यूशन है? प्रैक्टिस, ठीक है। जो बोला जा रहा है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तभी जाके हो पाएगा। अदरवाइज़ ये ऑर्गेनिक एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप स्किप करते चलते हैं तो वो आपके लिए फिर बर्डन बनते ही जाता है, ठीक है। आप इसको फिर ओवरकम नहीं कर पाएंगे किसी लेवल पे भी,
ठीक है, कहीं कहीं चले जाइए, कितना अच्छे कोचिंग सेंटर में चले जाइए, अगर आपका बेस शुरू से ख़राब है तो वो आपका बेस ख़राब ही रहेगा, क्योंकि एक तो मेंटलिटी बन जाती है कि ये टफ़ है, ठीक है। बट एक्चुअली में देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, टफेस्ट पोर्शन ऑफ द केमिस्ट्री इज़ ऑर्गेनिक, और सबसे ज़्यादा मार्क्स जो आपको दिलाने वाला पोर्शन है वो भी है आपका ऑर्गेनिक। रीज़न क्या है, इससे एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एक नंबर के क्वेश्चन में अगर आपने सही बनाया, मार्क्स कटेगा आपका। एक नंबर में क्या कटेगा जी, सही लिख दिए तो मिल गया, ख़त्म, ठीक है। लेकिन 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, आप 100% सही लिख के आओ, क्या आपको 5 नंबर पूरा देगा? आधा तो काट ही देगा, ठीक है। और वैसे 4 बार आधा आधा काट दिया तो 2 नंबर गोल आपका। समझ में आता है? तो कभी भी ना क्वेश्चन अगर आप डील कर रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, अगर आपके पास ऑप्शन है कम कम नंबर के क्वेश्चन बनाने का और एक ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन बना, कभी ज़्यादा नंबर वाले को सॉल्व मत करो, कम नंबर वाले को सॉल्व करो, क्योंकि उसमें मार्क्स नहीं कटता, और कटेगा तो नेग्लिजिबल कटेगा, ठीक है। आपको जैसे ऐसे आ गया, मान लो ऐसे एक आप कंप्लीटली लिख देते हैं, तो ऐसे में कितना नंबर दे देते हैं? पूरा दे देते हैं क्या? नहीं देते। लेकिन उसी को छोटा छोटा 5 ठो पैराग्राफ लिखने के लिए बोला 2-2 नंबर में, वो लिख दो, आधा आधा नंबर भी काटेगा तो 2.5 नंबर ही कटेगा। लेकिन 10 नंबर में वो 7.5 नंबर आपको नहीं देगा ना, वो आपको कितना देगा? 6 नंबर देगा, 1.5 नंबर का और नुकसान हो जाएगा आपका। समझ में आता है? तो इस तरीके से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। मार्क्स गेन करने के लिए भी बुद्धि चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना ही आपको मार्क्स नहीं दिलाता, कैसे सॉल्व करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा सॉल्व करना है ये भी आना चाहिए, ठीक है, तब आप मार्क्स गेन कर पाएंगे, अदरवाइज़ दिक्कत है थोड़ा सा, ठीक है। तो वो सब प्रैक्टिस से आता है। अब इसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कर पाओगे ना तो पढ़ाऊँगा, नहीं तो फिर तो इतना प्रैक्टिस करेंगे बोलोगे तो छोड़ दूँगा। पढ़ोगे? चलो 1-2 मेथड बता देता हूँ। नहीं, वही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारा हो गया है। नॉमेनक्लेचर का प्रैक्टिस कर लो फिर, ठीक है। चलिए नॉमेनक्लेचर ही देख लेते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन छोड़ते हैं। लिस्ट बना हुआ है उसमें देखिए, इसको दो, इसका रिकॉर्डिंग बंद कर दो।